वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट। आजकल सोशल मीडिया पे तो यही छाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, बजट देखो तो करीब 800 करोड़ रुपए और दूरी सिर्फ 4.25 किलोमीटर। तो भाई सवाल तो उठेगा ही, क्या ये वाकई कोई बड़ा घोटाला है या कहानी कुछ और है? सवाल तो वाजिब है। आज ना हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो भी सोर्स मटेरियल है, रिपोर्ट्स हैं, सरकारी जवाब हैं, प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, उसके बेसिस पर पूरा चीर फाड़ करेंगे इसका। सही। खर्चा कितना, पैसा कहाँ से आ रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या है, कोई कानूनी पेच है क्या, सब कुछ देखेंगे। बिल्कुल। मकसद एकदम साफ है, समझना कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या, कोई झोल झाल है या फिर एक ठीक ठाक प्लान प्रोजेक्ट है। और हाँ, एक चीज जो खूब वायरल हो रही है वो 600 करोड़ में बुलेट ट्रेन और 800 करोड़ में रोपवे। हाँ, वो मैंने भी देखा। क्या मतलब इस तुलना में कोई दम है? यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, ये तुलना ना शुरू से ही मतलब गुमराह करने वाली लगती है। जो सोर्सेज है हमारे पास वो बिल्कुल साफ करते हैं इस बात को। अच्छा। हाँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मतलब PIB, उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। वो बताते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो अप्रूव्ड कॉस्ट है वो 1,08,000 करोड़ रुपए है। 1,08,000 करोड़। हाँ जी। तो वो जो 600 करोड़ वाली बात चल रही है उसका तो कोई बेस ही नहीं मिलता सोर्सेज में। तो फिर ये तुलना बस वही, इस रोपवे प्रोजेक्ट को उस 600 करोड़ वाली काल्पनिक बुलेट ट्रेन से कंपेयर करना वो मुद्दे को समझने से पहले ही मतलब गलत ट्रैक पर ले जाता है। ठीक है, तो ये बुलेट ट्रेन वाला एंगल तो गया। अब आते हैं असल चीज पर। ये वाराणसी रोपवे आखिर है क्या भला? पहाड़ों वाले रोपवे तो देखे हैं हमने, क्या ये वैसा ही कुछ है? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क है। सोर्सेज बताते हैं कि ये इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। अर्बन मतलब शहर के अंदर? बिल्कुल। ये नैनीताल या गुलमर्ग जैसा टूरिस्ट रोपवे नहीं है जो लोग बस घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए यूज करते हैं। इसे शहर के अंदर रोज की आवाजाही के लिए मतलब डेली कम्यूट के लिए डिजाइन किया गया है। ओके ओके। इसके जो मेन डिटेल्स हैं सोर्सेज के हिसाब से वो ऐसे है। रूट है इसका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गौदोलिया चौक तक। काफी बिजी इलाका है ये शहर का। हाँ, बहुत ज्यादा। दूरी करीब 3.75 से 3.8 किलोमीटर। 4.25 किलोमीटर, ठीक है। स्टेशन होंगे कुल 5। कैंट स्टेशन, फिर काशी विद्यापीठ वाला एरिया, रथ यात्रा चौराहा, एक गिरजाघर पर टेक्निकल स्टेशन है, शायद वहां पैसेंजर्स न उतरे चढ़े, और लास्ट स्टॉप गौदोलिया चौक। अच्छा, 5 स्टेशन। हाँ, टावर लगेंगे रास्ते में करीब 30 टावर, ठीक है। केबिन या गोंडोला कह लीजिए, वो होंगे 153। हर केबिन में 10 लोग बैठ सकेंगे। 153 केबिन, 10 लोग एक में। और कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम 1 घंटे में एक डायरेक्शन में 3,000 पैसेंजर्स को ले जा सकेगा। 3,000 लोग 1 घंटे में एक तरफ, ये तो काफी है। हाँ, काफी है। और ट्रैवल टाइम जो अनुमान है कैंट से गोदौलिया तक करीब 15-16 मिनट लगेंगे। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने मार्च 2023 में किया था। और इसे बना कौन रहा है? NHML, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ये NHAI वाली है? हाँ, NHAI की ही सब्सिडियरी है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रा पर फोकस करती है। मेन कॉन्ट्रैक्टर है विश्व समुद्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और टेक्नोलॉजी पार्टनर है स्विट्जरलैंड के बर्थोलेट मशीन एंड बाओ AG। ये रोपवे टेक में एक्सपर्ट माने जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बेसिक जानकारी, लेकिन वो जो सबसे बड़ा कांटा है, लागत, ये 2 आंकड़े क्यों घूर रहे हैं? 645 करोड़ और 816 करोड़। सारा कंफ्यूजन तो यहीं से शुरू हो रहा है, क्या चक्कर है ये? हाँ, ये कंफ्यूजन मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सोर्सेज इसे काफी क्लियर करते हैं। देखिए, जो 645 करोड़ रुपए है वो है EPC कॉस्ट। EPC मतलब? EPC मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। आसान भाषा में ये सिर्फ रोपवे सिस्टम को बनाने, खड़ा करने की लागत है। इसमें डिजाइन, सामान खरीदना, उसे इंस्टॉल करना, ये सब आ गया। मार्च 2023 के PIB प्रेस रिलीज में इसी कॉस्ट का जिक्र था। ओके, तो 645 करोड़ सिर्फ बनाने का खर्चा। बिल्कुल। अब बात करते हैं 816 करोड़ की। ये फिगर आया राज्यसभा में दिए गए एक जवाब में। इसे कहा गया है लाइफ साइकिल कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्ट? हाँ, इसमें वो EPC कॉस्ट यानी 645 करोड़ तो है ही, प्लस अगले 15 साल तक इस रोपवे को चलाने और इसका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस करने का खर्चा भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो मतलब 816 करोड़ सिर्फ बनाने का नहीं बल्कि 15 साल चलाने का भी खर्चा है। क्या क्या आता होगा इसमें? बिल्कुल, सोचिए ना, 15 साल तक स्टाफ रखना होगा, उनकी सैलरी होगी, हाँ। बिजली का बिल आएगा, वो भी काफी होगा,
स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, सही। बीमा, इंश्योरेंस करवाना होगा, रेगुलर मरम्मत, सेफ्टी चेक्स, ये सारे खर्चे अगले 15 साल के लिए अंदाजा लगाकर वो ईपीसी कॉस्ट में जोड़ दिए गए हैं। तब जाकर ये 816 करोड़ का फिगर बनता है। अच्छा, अब समझ आया। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि ये प्रोजेक्ट HAM मॉडल पर बन रहा है। HAM हाइब्रिड एन्युटी मोड। ये समझना जरूरी है कि ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे है। हाँ, ये हैम या पीपीपी मॉडल थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? कैसे काम करता है ये और कॉस्ट पर क्या असर डालता है? जरूर। देखिए, HAM जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP का ही एक टाइप है, जैसा सोर्सेज में बताया गया है। नॉर्मल मॉडल में क्या होता है, सरकार डिजाइन देती है, ठेकेदार बनाता है, सरकार पूरा पैसा दे देती है और फिर सरकार ही उसे चलाती है, मेंटेन करती है। ट्रेडिशनल तरीका। हाँ, HAM मॉडल में सीन थोड़ा अलग है। यहाँ प्राइवेट कंपनी, जैसे इस केस में विश्व समुद्रा, वो न सिर्फ प्रोजेक्ट को डिजाइन और बनाती है बल्कि उसे एक लंबे टाइम तक, जैसे यहाँ 15 साल, ऑपरेट और मेंटेन भी करती है। अच्छा, तो सरकार को बनी बनाई सर्विस मिलती है? एक तरह से हाँ, सरकार को बना बनाया और चलता हुआ रोपवे मिलता है। तो सरकार पेमेंट कैसे करती है इसमें? एक साथ? नहीं, पेमेंट किश्तों में होता है। सोर्सेज बताते हैं कि HAM मॉडल में अक्सर ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका करीब 40% सरकार कंस्ट्रक्शन के टाइम देती है, जैसे जैसे काम होता जाता है। बाकी 60% कॉस्ट और उस पर जो ब्याज बनता है वो सरकार अगले 15 सालों में सालाना किश्तों में देती है। इसे एन्युटी कहते हैं। अच्छा, एन्युटी? हाँ, वाराणसी केस में रेशियो थोड़ा अलग हो सकता है। सोर्सेज में 60% कंस्ट्रक्शन के दौरान और 40% एन्युटी का जिक्र है, पर बेसिक प्रिंसिपल यही है। इसके फायदे नुकसान क्या है? फायदे ये हैं कि सरकार पर शुरू में पूरा फाइनेंशियल बोझ नहीं आता और क्योंकि कंपनी को 15 साल चलाना है तो उम्मीद होती है कि वो क्वालिटी और मेंटेनेंस पर ध्यान देगी। ऑपरेशन का रिस्क भी कुछ हद तक प्राइवेट कंपनी पर चला जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि टोटल कॉस्ट सरकार को ज़्यादा पड़ती है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और O&M कॉस्ट जुड़ जाती है और सरकार लंबे टाइम के लिए कमिट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इसी HAM मॉडल के तहत पैसा जुटाने के लिए, जैसा सोर्सेज में लिखा है, ठेकेदार कंपनी विश्व समुद्रा ने स्विट्जरलैंड के एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक से करीब 322 करोड़ रुपए की फंडिंग भी ली है। ये PPP प्रोजेक्ट्स में कॉमन है कि प्राइवेट पार्टनर लोन लेते हैं। चलिए, ये HAM मॉडल और कॉस्ट का फर्क तो समझ आ गया। अब सवाल ये कि ये कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों है? क्या ये वाकई जरूरत से ज्यादा महंगा है? क्या चीजें हैं जो इसे इतना महंगा बना रही हैं? सोर्सेज बताते हैं कि कॉस्ट कई हिस्सों में बटी हुई है। इसको हम कुछ मेन कैटेगरीज में देख सकते हैं। बताइए। पहला, मैकेनिकल सिस्टम। ये रोपवे का कोर है। इसमें मेन ड्राइव मोटर, गियर बॉक्स, पावरफुल ब्रेक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, वो मोटे स्टील के केबल जिन पर केबिन चलते हैं, केबिन को केबल से पकड़ने वाली ग्रिप और वो 153 गोंडोला या केबिन खुद, ये सब हाई प्रिसिजन इंजीनियरिंग वाली चीजें होती हैं। काफी टेक्निकल सामान। दूसरा, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल सिस्टम। ये रोपवे का ब्रेन है। इसमें VFDs होते हैं जो मोटर की स्पीड कंट्रोल करके स्मूथ राइड देते हैं। PLCs होते हैं जो ऑटोमेटिक सेफ्टी और ऑपरेशन संभालते हैं। SCADA सिस्टम होता है, मतलब सेंट्रल कंट्रोल रूम, जहां से सब मॉनिटर होता है। फिर UPS पावर बैकअप, कम्युनिकेशन सिस्टम, CCTV, ये सब। इनको इंटीग्रेट करना भी कॉम्प्लेक्स काम है। सही। तीसरा, सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भारी भरकम काम है। करीब 30 टावरों के लिए गहरी फाउंडेशन बनाना, फिर उन पर स्टील के ऊंचे टावर खड़े करना। 5 बिल्डिंग्स के बिल्डिंग्स बनाना, सिर्फ ढांचा नहीं, पूरी फिनिशिंग, बिजली, पानी, प्लम्बिंग, MEP का काम, प्लेटफॉर्म, टिकट काउंटर वगैरह। स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर लगाना, ये सब सिविल वर्क में आता है। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन है ये तो। चौथा, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। सामान बनने या आने के बाद उसे सही जगह लगाना, खासकर केबल को टावरों पर चढ़ाना और सही टेंशन देना, ये ट्रिकी काम है। फिर सारे सिस्टम्स को जोड़कर चलाना, टेस्टिंग करना, सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, ये सब। और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, शहरी जटिलताएं। ये वो खर्चे हैं जो शायद किसी पहाड़ी टूरिस्ट रोपवे में ना हो, पर वाराणसी जैसे घने शहर में बहुत मायने रखते हैं। जैसे रोपवे के रास्ते में बिजली की हाई टेंशन लाइनें आ सकती हैं,
पानी के पाइप, सीवर लाइन, फोन केबल, इन सब को हटाना पड़ता है या नीचे शिफ्ट करना पड़ता है। इसमें काफी पैसा और टाइम लगता है। हाँ, ये तो होता है शहरों में। कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक को मैनेज करना एक बड़ा सिरदर्द होता है। वाराणसी जैसे हिस्टोरिकल शहर में पुरानी इमारतों, हेरिटेज साइट्स के पास से गुजरने के लिए स्पेशल क्लियरेंस चाहिए होती है। सही। कई जगह जमीन लेनी पड़ती है, प्राइवेट या सरकारी, और शहरों में स्टेशन बनाना मुश्किल होता है क्योंकि जगह कम होती है, आसपास सब बना बनाया होता है। ये तो काफी लंबी लिस्ट है खर्चों की। कोई अंदाजा है कि किस चीज पर कितना खर्च होता है, मोटा मोटा? इंडस्ट्री स्टडीज का हवाला देते हुए सोर्सेज बताते हैं कि एक रफ ब्रेकडाउन होता है। इक्विपमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पर करीब 35-40% कॉस्ट, सिविल कम टावर स्टेशन पर 30-35%, इंस्टॉलेशन और कमिश्निंग पर 15-20%, और ये जो शहरी अड़चने हैं, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड, ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह, उन पर 10-15%। अच्छा। हालांकि इस वाराणसी प्रोजेक्ट का एकदम सटीक बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब किस आइटम पर कितना पैसा लगा, उसकी पूरी लिस्ट वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल बाकी, रोपवे प्रोजेक्ट से तुलना करें तो ये कितना महंगा है? चलिए कंपेयर करते हैं। सोर्सेज के आंकड़ों के बेसिस पर किलोमीटर कॉस्ट देखते हैं। हाँ। गिरनार रोपवे गुजरात में, वो टूरिस्ट हिल रोपवे है, उसकी कॉस्ट करीब 56 से 60 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आई थी। 56-60 करोड़? धर्मशाला स्काईवे हिमाचल में, वो थोड़ा अर्बन हिल मिक्स टाइप है, उसकी कॉस्ट 110 करोड़ रुपए पर किलोमीटर से ज्यादा थी। 110 करोड़ प्लस? शिमला अर्बन रोपवे जो अभी प्रपोज्ड है, उसकी अनुमानित कॉस्ट करीब 125 से 130 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बताई जा रही है। 125-130 करोड़? अब वाराणसी रोपवे, अगर सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट EPC देखें तो 645 करोड़ 3.75 किलोमीटर इज इक्वल टू लगभग 172 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। 172 करोड़। और अगर पूरी लाइफ साइकिल कॉस्ट देखें 15 साल OMM के साथ, 816 करोड़ 3.75 किलोमीटर इज इक्वल टू लगभग 218 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। बाप रे, 218 करोड़ पर किलोमीटर? हाँ। अच्छा, तो ये तो साफ है कि टूरिस्ट रोपवे और शहर के अंदर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे की कॉस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। शहरी रोपवे वाकई बहुत महंगे पड़ते हैं। बिल्कुल। नतीजा यही निकलता है कि टूरिस्ट रोपवे सस्ते होते हैं। शहरी रोपवे में कई स्टेशंस बनाने पड़ते हैं, जमीन के नीचे की पुरानी लाइनें हटानी पड़ती हैं, लैंड एक्वायर करना पड़ता है, हेरिटेज रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इन सब वजहों से कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। वाराणसी की पर किलोमीटर कॉस्ट, खासकर लाइफ साइकिल वाली, वो डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन जब हम इसे दूसरे प्रपोज्ड अर्बन मल्टी स्टेशन सिस्टम्स और 15 साल के मेंटेनेंस पैकेज के साथ देखते हैं तो ये कॉस्ट सोर्सेज के हिसाब से उस रेंज में लगती है जिसे एकदम आउट ऑफ लाइन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कॉस्ट की बात काफी हद तक साफ हुई, लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये 218 करोड़ प्रति किलोमीटर, चलो शहरी कॉन्टेक्स्ट में ठीक भी लगे, क्या सोर्सेज में कहीं इस बात का जिक्र है कि कॉस्ट को और कम करने की गुंजाइश थी या नहीं, या इस पर कोई बहस हुई हो? सोर्सेज जो है वो मेनली कॉस्ट के कंपोनेंट्स और हैम मॉडल पर फोकस करते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि कॉस्ट ज़्यादा क्यों दिख रही है, लेकिन इस बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी सोर्सेज में नहीं मिली है कि क्या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब लागत कम करने की कोई गुंजाइश थी जिसे यूज़ नहीं किया गया, या इस पर कोई इंटरनल डिबेट हुई हो। अच्छा। BOQ पब्लिक न होने से ये एनालिसिस करना भी मुश्किल है। फिलहाल जो जानकारी है वो यही बताती है कि कॉस्ट शहरी मुश्किलों और हैम मॉडल के हिसाब से है। समझ गया। अब आते हैं फंडिंग पर। ये पैसा आ कहां से रहा है? सब सरकारी है या कुछ और भी है? और क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है? सोर्सेज बताते हैं कि फंडिंग मिक्स्ड है, जैसा PPP प्रोजेक्ट्स में होता है। सरकारी साइड से केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना है जो ऐसे रोपवे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ के बजट से पैसा आ रहा है, और हैम मॉडल के तहत सरकार जो एन्युटी देगी वो है। ठीक है। फाइनेंस बैंक से 322 करोड़ रुपए का लोन लिया है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं जैसे बर्तोलेट, उनसे भी कुछ क्रेडिट मिल सकता है। ओके, तो मिला जुला मामला है। हाँ, जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, सोर्सेज कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। संसद में सवालों के जवाब में कॉस्ट 645 करोड़, EPC 816 करोड़ लाइफ साइकिल बताई गई है। हाँ। PIB ने प्रेस रिलीज जारी की थी
कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ने खुद अपनी फाइनेंसिंग यानी स्विस लोन की घोषणा की है। प्रोजेक्ट की क्वालिटी और प्रोग्रेस पर नजर रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर (IE) अपॉइंट करने का टेंडर भी पब्लिकली निकाला गया। अच्छा, ये सब चीजें एक प्रॉपर लेजिटिमेट PPP प्रोसेस की तरफ इशारा करती हैं, न कि किसी छुपे हुए या गैर पारदर्शी डील की तरफ। ये तो हुई फाइनेंस की बात, लेकिन अभी हाल में कुछ तोड़फोड़ और कोर्ट केस की खबरें भी आई थी गोदोलिया वाले एंड पर। उसका क्या मामला है? क्या उसका इस सो कॉल्ड घोटाले से कोई लेना देना है? हाँ, ये एक जरूरी डेवलपमेंट है। सोर्सेज बताते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस 2022 में शुरू हुआ था। इसमें काशी विद्यापीठ, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जमीन और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी थी। उस टाइम कुछ ऑब्जेक्शंस उठे थे जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिसंबर 2024 में गोदौलिया चौक के पास, जहां लास्ट स्टेशन बनना है, वहां कुछ और दुकानें और बिल्डिंग्स हटाई गईं। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना था कि उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, कंपनसेशन दिया। लेकिन फरवरी 2025 में 3 महिला दुकानदार सुप्रीम कोर्ट चली गईं। उनका आरोप था कि उनकी दुकानें बिना प्रॉपर लीगल नोटिस के इल्लीगली तोड़ दी गईं। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए गोदौलिया दशाश्वमेध वाले एंड पर फिलहाल यथास्थिति यानी स्टेटस को बनाए रखने का ऑर्डर दे दिया। स्टेटस को मतलब जब तक कोर्ट अगला फैसला नहीं देता, वहां लास्ट स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहेगा। कोर्ट ने यूपी सरकार और वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी (VDA) से इस मामले में जवाब भी मांगा है। तो मतलब ये मामला सीधे सीधे पैसों के घोटाले का नहीं है, बल्कि जमीन खाली कराने के तरीके पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, सोर्सेज से तो यही लगता है। ये लीगल इशू मेनली प्रोसीजरल कंप्लायंस का है, मतलब क्या तोड़ने की कार्रवाई सही कानूनी प्रक्रिया से की गई, ये डायरेक्टली किसी फाइनेंशियल स्कैम का इंडिकेशन नहीं देता। और शहरी प्रोजेक्ट्स में, खासकर वाराणसी जैसे पुराने घने बसे हेरिटेज शहरों में, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के टाइम ऐसे डिस्प्यूट होना काफी कॉमन है। सही कहा। अगर प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की बात करें तो मार्च 2023 में शिलान्यास के बाद काम तेजी से हुआ। 2024 में टावर लगने लगे, केबल बिछाई गई। मार्च 2025 तक तो कैंट स्टेशन से रथ यात्रा वाले सेक्शन पर ट्रायल रन भी शुरू हो गए थे। अच्छा, ट्रायल रन भी? हाँ, ज्यादातर टावर, केबल, केबिन इंस्टॉलेशन, ड्राइव सिस्टम की कमीशनिंग और स्टेशन का बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। मेन रुकावट अभी गोदौलिया एंड पर लगी ये लीगल रोक ही है। टेक्निकली प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका है। ये एक शहरी रोपवे है, रोज हजारों लोग इसमें सफर करेंगे। सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है, इसके क्या इंतजाम है? सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है, ऐसा सोर्सेज बताते हैं। इंडिया में रोपवे के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के मानक हैं, वो फॉलो करने जरूरी हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय (MORTH) की पर्वतमाला योजना के तहत भी डिटेल्ड सेफ्टी गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा जो स्विस टेक्नोलॉजी पार्टनर है बर्थोलेट, वो अपने इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। किस तरह की सेफ्टी होती है इसमें? सिस्टम में कई लेयर्स पर सेफ्टी होती है, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं। जैसे प्राइमरी ब्रेक फेल हो तो सेकेंडरी ब्रेक सिस्टम होता है। इमरजेंसी में पैसेंजर्स को निकालने के लिए प्रोसीजर्स और इक्विपमेंट होते हैं। ओके। मौसम की लगातार मॉनिटरिंग होती है। तेज हवा या आंधी में ऑपरेशन रोकना पड़ सकता है। एक 24/7 कंट्रोल रूम होता है जो सब पर नजर रखता है। इसके अलावा कई तरह के रेगुलेटरी अप्रूवल लेने पड़ते हैं। एनवायरनमेंट क्लियरेंस, ASI से परमिशन, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों के पास है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्लियरेंस, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से हाइट क्लियरेंस। इन सब सेफ्टी मेजर्स पर जो खर्चा होता है, वो भी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, हमने कॉस्ट समझी, मॉडल समझा, फंडिंग देखी, कानूनी मुद्दों से और सेफ्टी पर भी बात की। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सभी फैक्ट्स के बेसिस पर क्या सोर्सेज में कहीं भी करप्शन का कोई ठोस सबूत मिलता है? CAG की कोई ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें फाइनेंशियल गड़बड़ी मिली हो? क्या RTI से मांगी गई जानकारी में कुछ झोल सामने आया है? क्या कोर्ट्स में या मीडिया में कोई स्पेसिफिक सबूतों के साथ आरोप लगे हैं? क्या किसी विसल ब्लोअर ने कोई ठोस शिकायत की है?
क्या कॉन्ट्रैक्ट देने के प्रोसेस में कोई गड़बड़ी हुई है? इस वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट के मामले में जो सोर्सेज हमने देखे हैं, उनके मुताबिक फिलहाल कोई स्पेसिफिक सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं मिली है जो इसमें फाइनेंशियल करप्शन कंफर्म करती हो। संसद में दिए जवाब और पीआईबी की प्रेस रिलीज कॉस्ट के आंकड़ों को 816 करोड़ लाइफ साइकिल, 645 करोड़ ईपीसी को कंफर्म करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। कॉन्ट्रैक्टर ने जो स्विस बैंक से फंडिंग ली, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक है। प्रोजेक्ट के मॉनिटरिंग के लिए इंडिपेंडेंट इंजीनियर अपॉइंट करने का टेंडर भी ट्रांसपेरेंटली निकाला गया। अच्छा। और जो मौजूदा लीगल इश्यूज हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, वो मेनली प्रोसीजरल कंप्लायंस से जुड़े हैं, ना कि सीधे फाइनेंशियल हेरफेर के आरोपों से। तो मतलब अवेलेबल पब्लिक रिकॉर्ड्स और सोर्सेज के बेसिस पर नतीजा यही निकलता है कि फाइनेंशियल करप्शन का कोई ठोस प्रूव्ड सबूत अब तक सामने नहीं आया है। अंत में ये प्रोजेक्ट बन तो रहा है, लेकिन क्या ये वाकई पब्लिक के लिए फायदेमंद होगा? इसकी असली वैल्यू क्या है? सोर्सेज इस पर भी एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं, फायदे और रिस्क दोनों गिनाते हैं। क्या फायदे हैं? फायदे: पीक आवर्स में वाराणसी की भयानक भीड़ वाली सड़कों पर, खासकर कैंट स्टेशन से गोधौलिया और विश्वनाथ मंदिर वाले रूट पर ट्रैफिक कम हो सकता है। हाँ, ये तो बड़ी राहत होगी। टूरिस्ट और श्रद्धालुओं के लिए एक तेज, आरामदायक और जैम फ्री ऑप्शन मिल सकता है। 3000 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन की कैपेसिटी काफ़ी है और ये मौसम से इफेक्ट नहीं होगा, बारिश धूप में चलता रहेगा। और बसों, ऑटो के मुकाबले ये एनवायरनमेंट के लिए क्लीन ऑप्शन है। ये तो वे फायदे। और रिस्क या चुनौतियाँ? रिस्क या चुनौतियाँ: स्टेशनों पर उतरने के बाद लोगों को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए अच्छी लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए होगी, जैसे ई रिक्शा, पैदल चलने के रास्ते। ये जरूरी है। क्या इसका किराया आम डेली पैसेंजर्स और लोकल लोगों के लिए अफोर्डेबल होगा, ये देखना होगा। हाँ, टिकट का दाम। क्या पुराने शहर की लोकल कम्युनिटी इसे पूरी तरह एक्सेप्ट करेगी? क्या ये मौजूदा ऑटो, रिक्शा, टेम्पो वालों के रोजगार पर असर डालेगा और उनसे कम्पीट कर पाएगा? और सबसे ज़रूरी, क्या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी अगले 15 साल तक मेंटेनेंस की क्वालिटी बनाए रखेगी? सही बात। मतलब सिर्फ रोपवे बना देना काफ़ी नहीं है, उसे शहर की लाइफ का एक सक्सेसफुल और यूजफुल हिस्सा बनाना एक अलग चैलेंज है। बिल्कुल। अगर हम दुनिया भर में देखें तो सोर्सेज बताते हैं कि बोलीविया के लापाज और कोलंबिया के मेडलिन जैसे शहरों में अर्बन रोपवे बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। उन्होंने वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति ला दी। अच्छा। दूसरी तरफ लंदन में थेम्स नदी पर बनी केबल कार उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, महंगी साबित हुई और ज़्यादातर टूरिस्ट ही यूज़ करते हैं। न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट आइलैंड ट्रामवे है, वो दशकों से सक्सेसफुली चल रहा है। वाराणसी की पर किलोमीटर कॉस्ट इंटरनेशनल अर्बन रोपवे के महंगे वाले ब्रैकेट में ज़रूर है, लेकिन जैसा हमने देखा, वाराणसी की अपनी यूनिक चुनौतियां हैं। घना हेरिटेज एरिया, यूटिलिटी शिफ्टिंग, इंडियन कॉस्ट्स। ग्लोबल एक्सपीरियंस यही बताता है कि अर्बन रोपवे की सक्सेस कुछ बातों पर डिपेंड करती है: शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से इंटीग्रेशन, फेयर कितना वाजिब है, लोकल कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस और टेक्निकल रिलायबिलिटी। तो इस पूरी चर्चा और हमारे पास मौजूद सोर्सेज के एनालिसिस के बाद क्या कहा जा सकता है? निचोड़ क्या है सर? निष्कर्ष यही निकलता है कि सोर्स मटेरियल के बेसिस पर वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर और कॉस्ट, खासकर हैम मॉडल और शहरी मुश्किलों को देखते हुए, काफी हद तक लॉजिकल लगता है। हाँ, लगता तो है। फंडिंग के सोर्स क्लियर हैं और ट्रांसपेरेंसी के भी संकेत मिलते हैं। अवेलेबल जानकारी में फाइनेंशियल स्कैम या करप्शन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। सही है। हाँ, गोदोलिया एंड पर प्रोसीजरल लीगल चैलेंज असली हैं और प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने में ऑपरेशन से जुड़े रिस्क जैसे किराया, कनेक्टिविटी, लोकल एक्सेप्टेंस, वो जरूर मौजूद है। बिल्कुल। शायद यहाँ असली सवाल सिर्फ स्कैम है या नहीं से आगे का है। वो ये है कि इस तरह के बड़े मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किसी शहर, खासकर वाराणसी जैसे हिस्टोरिकल और कल्चरली सेंसिटिव शहर के सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक के साथ कितने असरदार तरीके से जुड़ पाते हैं। गहरा सवाल। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल मावल बनकर रह जाते हैं या वाकई में वहाँ रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं? लंबे टाइम में इसकी सक्सेस को सिर्फ पैसेंजर नंबर से मापा जाएगा या शहर पर पड़ने वाले इसके ओवरऑल पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट से? ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। इस विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।